हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार उड़ान IAS रांची की क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रारंभ से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के 2 पेपर होते हैं, 2 पत्र। प्रथम पत्र है सामान्य अध्ययन और दूसरा पत्र है दोस्तों झारखंड का सामान्य अध्ययन। तो हम प्रथम पत्र पे बात करेंगे दोस्तों। प्रथम पत्र देखेंगे तो पहला पत्र टोटल है सो 200 अंकों का है। इस 200 अंकों में जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 है और प्रत्येक प्रश्न है सो 2 अंकों का है। 200 अंकों का टोटल। अभी 200 अंकों को अगर आप देखें दोस्तों तो पूरा सिलेबस है सो क्लासिफाइड है कि किस प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। प्रथम पत्र का जो पहला जो भाग है ए या पहला प्रथम, उसमें लिखा हुआ है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास से जो प्रश्नों की संख्या है दोस्तों वो 15 प्रश्न आएंगे, जिसमें से जैसा कि मैं पहले ही बताया कि प्रत्येक प्रश्न है सो 2 अंकों का होगा। कि टोटल है सो इतिहास से, भारत के इतिहास से 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। ये 30 अंक भी क्लासिफाइड है दोस्तों। 15 प्रश्न भी क्लासिफाइड है। देखिए, हम इसकी शुरुआत प्रथम भाग से ही करते हैं। मैंने बोर्ड पर लिखा है। पहला जो भाग है, जो भारत के इतिहास में जो पहला 3 जो खंड है वो कौन कौन है, तो प्राचीन भारत, दूसरा जो है मध्यकालीन भारत और तीसरा जो है आधुनिक भारत। तो ये 15 प्रश्न 3 भागों में बटा हुआ है, उपभागों में बटा हुआ है। 5 प्रश्न प्राचीन से, 5 मध्यकालीन से और 5 आधुनिक से। और जैसा कि मैं बताया कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो 5 × 2 10 अंक, ये भी 10 अंक और ये भी 10 अंक। कि भारत के इतिहास में तीनों उपखंडों का जो वेटेज है वो बराबर है दोस्तों। आपको जो पढ़ना है वो तीनों बराबर पढ़ना है। तीनों से 5-5 प्रश्न आएंगे, 10-10 अंकों के आएंगे। तो इसी पे हम चर्चा करते हैं। आज हम आपको एक ब्रीफ चर्चा करेंगे तीनों खंडों पर, फिर क्लासेस की शुरुआत होगी अगले वीडियो से दोस्तों। तो चलिए आइए देखिए, हम लोगों को प्राचीन भारत में आखिर पढ़ना क्या है। हमको जो 5-10 अंक जो लाने हैं उसके लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे दोस्तों। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में जो उपभाग है, जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पाषाण काल है पहला, दूसरा है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है वैदिक काल, चौथा है महाजनपद काल, 5वां है मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इतने सारे टॉपिक्स अगर हम डिटेल्स में पढ़ते हैं दोस्तों तो हम 5 प्रश्नों को 10 अंक ला सकते हैं, है ना। तो हम चर्चा करेंगे आगे। पहले हम एक सिलेबस पे आपको पूरी क्लासिफाइड कर देंगे कि आखिर हमको ये जो 15 प्रश्न जो सॉल्व करने हैं वो किन किन टॉपिक से आएंगे, क्या क्या पढ़ने हैं उसके लिए हमें। मध्यकालीन भारत से दोस्तों देखिए 5 अंक जो आएंगे वो मैंने पूरा क्लासिफाइड किया है। आरंभिक मध्यकाल, इसमें क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत, इसमें क्या पढ़ना है, मुगल साम्राज्य, इसमें क्या पढ़ना है। ये तीनों चारों टॉपिक। और इसी में मुगल साम्राज्य में ही जब उत्तरवर्ती मुगल शासक औरंगजेब का निधन होता है तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में मराठा साम्राज्य का उद्भव होता है, तो उसको भी पढ़ना है हम लोगों को मध्यकालीन भारत में दोस्तों, है ना। तो इतने ये जो हैं टॉपिक हैं, इससे हमें 10 अंकों का प्रश्न 5 अंक। और आधुनिक भारत में दोस्तों देखिए यूरोपीय कंपनियां का आगमन, जिसमें मोस्टली अंग्रेजों पर फोकस रहना है। दूसरा है कंपनी का संघर्ष, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष। तीसरा एक बड़ी क्रांति हुई थी हमारे देश में, 1857 की क्रांति, उसे पढ़ना है आधुनिक भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ना है, इसके कॉन्फ्रेंस जो हुए हैं, अधिवेशन जो हुए हैं, अधिवेशन आज भी होते हैं लेकिन 1947 तक के अधिवेशनों को पढ़ना है। और एक महामानव की गाथा कहानी पढ़नी है, जिन्होंने अनेकानेक संघर्षों से हमें आज़ादी दिलाई, जिनका नाम था महात्मा गांधी। तो उनके काल को, पूरे टाइम पीरियड को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, तो हमें गांधी युग पढ़ना है। इन सभी टॉपिकों को अगर हम व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें 5 प्रश्न 10 अंक हम आसानी से ला सकते हैं दोस्तों।
तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पत्र का जो पहला जो खंड है, ये जो खंड है भारत का इतिहास, उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग 15 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, मतलब कैसे पढ़ें कि हम 15 से 15 प्रश्नों को सॉल्व कर लें हम लोग, है ना। मतलब हम लोगों को टारगेट करना है कि हमें इतिहास, देखिए ज़्यादा टफ विषय नहीं है, बस हमें जानना है, हमें समझना है कि आखिर हम लोगों को क्या पढ़ना है। लोग हैं सो अव्यवस्थित तरीके से, है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को याद करते हैं या अस्त व्यस्त करके पढ़ते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। देखिए इतिहास जो है एक तारतम्यता का विषय है, अगर आप इसे व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे, है ना, पढ़ने की एक कला है, अगर इसे आप सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आप 15 प्रश्न, 14 प्रश्न, 13 प्रश्न तो हर हाल में सॉल्व करेंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए पहले प्राचीन भारत में हम लोग को एक ब्रीफ आपको जानकारी मैं आज दे रहा हूँ कि प्राचीन भारत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्राचीन भारत में चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है हम लोगों को, मतलब अब टॉपिक के हम अंदर जाएंगे तो पाषाण काल। देखिए दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो पाषाण काल। देखिए पहला जो और दूसरा जो टॉपिक है ना दोस्तों, पाषाण काल और सिंधु सभ्यता, इससे प्रश्न कहाँ से आएंगे ध्यान में रखिएगा। मैं प्रश्नों पे भी जोर करूँगा कि आखिर ये प्रश्न पूछता कहाँ से है। तो ये जो दोनों टॉपिक है दोस्तों, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, इससे मोस्टली है ना कुछ प्रमाणों से पूछता है कि बताइए ये जो वस्तु है, ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ से मिली हैं। और मतलब दूसरा तो एक वस्तु हुआ और पहला, और दूसरा क्या हुआ, उसके स्थान। मतलब हम लोगों को कुछ प्रमाण ढूंढने हैं पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से, इसी से प्रश्न आता है। और देखिए अगर ये 5 प्रश्न, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, 7-8 हैं, लेकिन प्रश्न हमारे 5 ही है, तो कहाँ से प्रश्न आएगा भाई, ये भी बात आता है। तो देखिए ये दोनों टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से एक प्रश्न आ जाएगा। आई मीन पाषाण काल और सिंधु घाटी से एक प्रश्न कन्फर्म है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। या तो पाषाण काल से या सिंधु, या हो सकता है दोनों से एक एक प्रश्न आ जाए। तो हम लोगों को कुछ वस्तुओं के नाम जो खोजे गए हैं, जो हमारे पुरातत्वविदों ने ढूंढा है, ढूंढ निकाला है, उसको हमको जानना है कि कौन सी वस्तु किस काल में पाई गई है और वो कहाँ पर पाई गई है। इसे यही प्रश्न रहता है ये दोनों से। तो पाषाण काल या स्टोन एरा के बारे में बता दूं कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो अब हमें यही जानना है कि पूरा पाषाण में क्या चीज़ें मिली, कहाँ मिली, मध्य पाषाण में क्या चीज़ें मिली, कहाँ मिली, और नवपाषाण में क्या चीज़ें मिली, या किस चीज़ की खोज हुई, या किसने खोजा और वो कहाँ मिला। ऐसे ही प्रश्न रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दे तो पूरा पाषाण काल जो है, पेलियोलिथिक एरा जो है दोस्तों, स्टोन एरा का जो पेलियोलिथिक एरा है, पूरा पाषाण काल है, उसमें ये जो था दोस्तों, मानव जीवन बड़ा ही कष्टमय था। पूरा का पूरा लगभग कहा जाता है कि एकदम से बर्फीला जो जीवन था, पर्यावरण था, जीवन एकदम से कष्टमय था दोस्तों। तो लोग सुबह से उठकर शाम तक भोजन की तलाश में रहते थे, है ना, शिकार करते थे या कंदमूल खाते थे। इसलिए पाषाण काल का जो पहले वाला, एकदम से पहले वाला पीरियड है, उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इस काल का जो जीवन है वो खाद्य संग्राहक युग था दोस्तों। मतलब जीवन का मूल उद्देश्य अपने जीवन को बचाना और उसको बचाने के लिए भोजन इकट्ठा करना, है ना। तो अगर वो शिकार करके खाता है तो इसी को आखेटक युग भी कहा गया है दोस्तों। और दूसरा अगर वो कंदमूल इकट्ठा करता था तो उसे खाद्य संग्राहक युग भी कहा गया है दोस्तों, है ना। और जो आदि मानव हैं सो अपने शिकार के लिए जो भोजन, जो शिकार के लिए जो औजार यूज करते थे वो पत्थर का यूज करते थे। तो जो पत्थर का जो यूज करते थे औजार, उससे कहा जाता था दोस्तों मैक्रोलिथ, आई मीन पत्थर के बड़े औजार। तो मैक्रोलिथ मिल गया हमें, ये जानकारी पूरा पाषाण काल का। खाद्य संग्राहक मिल गया, है ना, आखेटक युग मिल गया। ये सब जानकारियां हमें मिलती हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल से। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, है ना, कौन कौन सी चीज़ें जाननी चाहिए कि हम प्रश्नों को सॉल्व कर दें। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो मानव ने पशुपालन की शुरुआत कर दी दोस्तों। तो पूरा पाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण। तो मध्य पाषाण में पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आदि मानव ने जो पत्थर के जो औजार बनाए वो छोटे औजार, सूक्ष्मतम औजार बनाए, जिसको माइक्रोलिथ कहा गया है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म ही होता है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मध्य पाषाण की है। आदि मानव ने पहला जो पालतू जानवर बनाया वो कुत्ता बनाया, ऐसे प्रश्न आता है।
ये सब के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं, ठीक है, आदमगढ़ मिले हैं, बागौर मिले हैं, ये सब हमें कुछ कुछ जानकारियाँ अर्जित करनी होती है। और तीसरा जो इसी का पूरा पाषाण काल का तीसरा जो है वो है नवपाषाण काल। इसमें आदि मानव है सो कृषि ढूंढ लेता है, पहिया ढूंढ लेता है, आग जलाना सीख जाता है। ऐसे आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुई थी, है ना, ठीक है, पहिया, आग, ठीक है, आदि मानव अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगता है, बहुत सारी चीज़ों की खोज होती है, जीवन थोड़ा सा सुलभ हो जाता है, इसलिए इसको अचानक से बहुत सारे व्यापक बदलाव आते हैं, इसलिए इसको क्रांति काल की भी संज्ञा दी गई है दोस्तों। तो पाषाण काल में ये सब चीज़ें, जैसे अस्थायी मानव तो बुर्जहोम में मिले हैं दोस्तों, है ना, जो कृषि ढूंढा उसको चावल के साक्ष्य तो कोल्डिहुआ में मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं दोस्तों, ठीक है। किस मानव ने आग जलाया, तो चकमक पत्थर से नियंडरथाल ने पत्थर से पत्थर टकराकर आग जलाया दोस्तों। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हमें जाननी होती हैं नवपाषाण काल में कि क्या क्या पाया गया दोस्तों। तो मैं जितनी भी चीज़ों को बोला दोस्तों वो सब क्या है दोस्तों, तो वो सब प्रमाण है या कोई वस्तुएं हैं। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब हमें लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक तो साक्ष्य रहेगा ही रहेगा, लिखित भी साक्ष्य है लेकिन इसको पढ़ना संभव नहीं हुआ है, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यही तरह का सिविलाइजेशन था दोस्तों। ये नगरीकरण वाला लाइफ था दोस्तों। मेटल का यूज, पत्थर से लोगों ने मेटल का यूज करना सीखा, इसलिए धात्विक युग के नाम से। और धात्विक में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज हुआ है वो कांसा, इसलिए इसको कांस्य युग भी कहा जाता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता था, तो इन सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी के तट पर हुआ दोस्तों, है ना। बड़े बड़े शहर बहुत सारे बसे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया, आलमगीरपुर हो गया, दैमाबाद हो गया, है ना, सुतका गेंडोर हो गया, बहुत सारे शहर बसे दोस्तों। इन्हीं सभ्यताओं की खुदाई की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार इसकी खोज की थी दोस्तों, जिस कारण इसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने 2 पुरातत्वविदों राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी को नियुक्त किया, और उन लोगों ने 1921 और 1922 में पहले हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में, फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। ऐसे बड़ा मोहनजोदड़ो शहर है, दूसरा बड़ा शहर हड़प्पा है दोस्तों, दोनों पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई हुई, तो इन जगहों पर अब क्या क्या पाया गया, ठीक है। अभी याद रखेंगे सबसे बड़े जो स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, वो है पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा राखीगढ़ी और चौथा धौलावीरा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है, और राखीगढ़ी और धौलावीरा दोनों इंडिया में है। तो हमारे भारत में कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं और वहाँ कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं दोस्तों, यही हमें इसमें पढ़ना है। और किन किन पुरातत्वविदों ने कहाँ कहाँ खोजा, कौन से स्थल किस नदी के तट पर है, क्योंकि नदियों का बड़ा ही महत्व था दोस्तों। आज भी ऐसे नदियों का बड़ा ही महत्व है। मानव सभ्यता का विकास है सो नदियों के कारण हुआ। शहरी सभ्यता का विकास, जहाँ नदियाँ थी वहीं मानव जीवन बसावट शुरू होता है दोस्तों, और धीरे धीरे वही एक शहर का रूप ले लिया है। तो उन शहरों में का जो सामाजिक जीवन था कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन अगर कुछ था प्रमाण तो कैसा था या नहीं था, है ना, धार्मिक जीवन कैसा था, कला संस्कृति के क्षेत्र में किन किन चीज़ों का मनोरंजन का साधन थे, इनकी निर्जातीय संरचना कैसी थी, और क्या कारण था कि इसका पतन हो गया। तो इन सभी कारणों को हमें एक व्यवस्थित क्रम में ढूंढना है दोस्तों। तो ये है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक काल की बात करें दोस्तों, है ना, वैदिक काल, तो वैदिक जैसा कि नाम से ही पता है कि ये वेदों से बना है ना, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। तो ये जो वैदिक सभ्यता, और इसके जो निर्माता थे वो आर्य थे। इस वैदिक सभ्यता, इतिहासकारों ने नाम अगर इसका दिया है तो ये वेदों के कारण दिया है दोस्तों। 4 मुख्य वेद हैं हमारे, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना दोस्तों पूर्व वैदिक काल में हुई, और शेष तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ये वेदों के सहायक के रूप में बहुत सारे अनेकानेक ग्रंथों की रचना हुई दोस्तों, है ना। तो उन ग्रंथों के बारे में जानना है, जो आज भी हिंदू धर्म की बहुत बड़ी ग्रंथ मानी जाती है। आज भी अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में जितने भी चीज़ें हैं धार्मिकता से ओतप्रोत, वो सब वैदिक सभ्यताओं से हैं लिया गया है दोस्तों, है ना। तो उन सभ्यताओं का के बारे में जानना है कि कैसे उनका जीवन था, क्या था, साहित्यिक इनकी रचनाओं को जानना है। तो वेद हैं, वो वेद हैं, उपनिषद है ना, स्मृति है, बहुत सारी रचनाएं हैं। उन रचनाओं के बारे में कुछ कुछ जानकारियां हमें अर्जित करनी है। दूसरा, इनका जो सिस्टम था, समाज था,
उनके बारे में जानना है दोस्तों, है ना। जैसे इनका सामाजिक संगठन क्या था, इनके संस्कार कैसे होते थे, इनके ऋण क्या थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़, इनमें विवाह कितने तरह का प्रचलित था, इनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, ठीक है, राजनीतिक, ये सब जीवन यापन ये कैसे करते थे, उनके बारे में हमें जानकारियाँ अर्जित करनी है दोस्तों। और ये इसको इतिहासकारों ने 2 खंडों में बांट दिया है। पूर्ववर्ती जीवन, वैदिक काल का जो पहले वाला भाग है, ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी, उसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 है से उत्तर वैदिक कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस करके भी थोड़ी बहुत जानकारियां हमें अर्जित करनी है, तब हम प्रश्न आसानी से वैदिक काल का पकड़ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इस समय भी नदियों का बड़ा महत्व था, तो कौन कौन सी नदियाँ थीं जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, बाद में या आज हम किस नाम से जानते हैं, वो सब चीज़ों को भी पढ़ना है दोस्तों। चलिए, वैदिक काल में है। वैदिक काल के बाद देखिए दोस्तों, अभी है ना एक अखंड भारत का निर्माण नहीं हुआ था। लोग है छोटे छोटे जनपदों, गांव और गांवों को मिला हुआ समूह, गांव का मिला हुआ समूह, जन मतलब गांव, और उसी के मिले हुए समूह को जनपद जस्ट लाइक ए जिला तरह ही एक क्षेत्र था। वहीं के सब स्वामी होते थे, राजा प्रजा वहीं छोटे छोटे जगहों पर निवास करते थे और वहीं अपना शासन चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों, जब हमारे देश मतलब आस पड़ोस में जो क्षेत्र थे उसी में आपसी कलह बढ़ते गया, तो वही जन है सो मिलकर जनपद बन गया, और यही जनपद दूसरे आक्रमण के डर से मिलकर है सो महाजनपद बनाए दोस्तों। और तात्कालिक समय में आप देखेंगे तो 600 से 321 के बीच में लगभग 16 महाजनपद है दोस्तों। तो उसी 16 महाजनपदों की कहानी पढ़नी है। जिस 16 महाजनपद में दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम था मगध दोस्तों। उसी मगध की कहानी पढ़नी है। मोस्टली प्रश्न है सो मगध से ही आता है, फिर भी जो 16 महाजनपद थे उस महाजनपद और उसकी सभी की राजधानियाँ निश्चित रूप से याद कर ले, अक्सर प्रश्नों में पूछता है। और साथ ही साथ वर्तमान में वह किस राज्य में या हमारे पड़ोसी देश के कौन से क्षेत्र में वो पड़ता है दोस्तों, तो उसे पढ़ लें। और इस 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम मैंने बताया मगध, तो उसी मगध में है सो 3-4 जो वंश हुए हैं। जैसे पहला पहला जो हुआ हर्यक वंश हुआ, दूसरा शिशुनाग वंश हुआ और तीसरा नंद वंश हुआ, है ना दोस्तों। तो इसी तीनों वंशों को पढ़ना है। नंद वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम घनानंद था दोस्तों, और उसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य है सो हराते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। मौर्य काल की को पढ़ना है दोस्तों, जिसमें मौर्य काल में जो पहले और शक्तिशाली राजा हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे इनके जो बेटे हुए उनका नाम था बिंदुसार, और जो सबसे महान राजा हुए या प्राचीन भारत का सबसे महान जो राजा हुए कह सकते हैं अशोक, उसे पढ़ना है। ऐसे अशोक के बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे उत्तरवर्ती शासक हुए, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ अशोक के बारे में हम जानेंगे कि अशोक ने क्या क्या किया, वो समाज के क्षेत्र में क्या किया, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में उसने क्या क्या किया, उनकी जानकारियाँ हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। और इसी समय दोस्तों देखिए, मौर्य काल में अशोक की अगर बात करें तो अशोक है सो बौद्ध धर्म मानता था, ठीक है। उसका बेटा जो है बिंदुसार, उसका जो पिता है बिंदुसार वो आजीवक मानते थे, और उसके पिता जो थे चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन मानते थे दोस्तों। तो इसी क्रम में महाजनपद और मौर्य के बीच में ही हम लोगों को बौद्ध धर्म भी पढ़ना है दोस्तों और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में बुद्ध से संबंधित सारी जानकारियों को अर्जित करेंगे, इसी में पढ़ना है हम लोग को। मौर्य महाजनपद और मौर्य काल के बीच में बौद्ध से संबंधित सारी जानकारियाँ, और दूसरा जैन से संबंधित सारी जानकारी। बौद्ध का अगर सबसे बड़ा कोई समर्थक हुआ तो अशोक हुआ, और जैन का जो सबसे बड़ा समर्थक हुआ तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, है ना। तो बौद्ध और जैन को पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध जैन लिखा नहीं हूँ, लेकिन यह दोनों कालों के बीच में छुपा हुआ है दोस्तों, है ना। और उससे प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे, या तो बौद्ध से एक प्रश्न रहेगा या जैन से, या हो सकता है दोनों से एक एक प्रश्न आ जाए। पूरे के पूरे प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये छिपा हुआ है महाजनपद काल और मौर्य काल में। चर्चाएं आगे करेंगे डिटेल्स में, एक टॉपिक ही रहेगा, एक वीडियो ही रहेगा मौर्य काल का दोस्तों, बौद्ध धर्म का, और एक टॉपिक रहेगा जैन धर्म का, अलग से पढ़ेंगे। और जब अशोक का निधन हुआ, मौर्य काल का जब पतन हुआ दोस्तों, तब मौर्योत्तर काल का उद्भव होता है। इसमें 2 तरह के वंश होते हैं दोस्तों, एक देशी साम्राज्य होता है, एक विदेशी साम्राज्य। देशी शासक भी होते हैं इसमें और विदेशी शासक भी होते हैं दोस्तों। देशी शासकों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देशी शासकों में आप देखेंगे, देशी वंशों में तो शुंग वंश होता है, कणव वंश होता है और सातवाहन वंश होता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और विदेशी में देखेंगे तो शक होते हैं, पहलव होते हैं,
पहला होते हैं इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, दूसरा शक, तीसरा पहला और चौथा कुषाण होते हैं दोस्तों। देखिए देशी और विदेशियों में, देशी में जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था दोस्तों वो सातवाहनों का था, और विदेशियों में जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था दोस्तों वो कुषाणों का था, जिसमें कुषाणों में हम लोगों को कनिष्क को पढ़ना है दोस्तों। तो ये हम लोगों को मौर्योत्तर काल की चर्चा। गुप्त काल की बात करें दोस्तों तो गुप्त काल में 10 राजा हुए हैं दोस्तों। ये अपनी संस्कृति के लिए, वैभव के लिए, है ना, जाने गए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जाने गए हैं, है ना। जो बहुत सारी रचनाएं वैदिक काल के बाद अगर सबसे ज़्यादा साहित्यों की रचना कहीं हुई दोस्तों तो हुई है गुप्त काल में। बहुत बड़े बड़े भव्य भव्य महल बने, है ना, लकड़ी के भव्य महल बने, बहुत सारे वैज्ञानिक खोजें हुई, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में, या बहुत सारे साहित्यों की रचना हुई। महान कालिदास का उद्भव, जो जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसी गुप्त काल में हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो प्राचीन भारत का जो काल देख रहे हैं, इसमें सबसे जो वैभवशाली जो काल रहा है दोस्तों वो गुप्त काल रहा है, जिस कारण इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो इसमें हम राजाओं को पढ़ेंगे। जो पहले जो राजा थे वो श्रीगुप्त थे, दूसरे घटोत्कच थे, तीसरे चंद्रगुप्त थे, ऐसे करके बहुत सारे 10 राजा हुए हैं। लेकिन चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, साथ ही साथ एक और है शासक कुमारगुप्त। इन 3-4 राजाओं को अगर हम पढ़ें कि इनके समाज में, इनके शासनकाल में कौन कौन सी चीज़ें थीं, क्या क्या खोजी गई, क्या क्या युद्ध हुए, कौन अटैक हुआ, ये सब जानकारियां हम अर्जित करेंगे, या क्या इन लोगों ने निर्माण करवाया है। तो वो सब सारी जानकारियां हम अर्जित करेंगे दोस्तों गुप्त काल में। और कौन कौन से साहित्यों की रचना हुई, कौन कौन से वैज्ञानिक आए हैं, क्या क्या खोजे हैं, ये सब सारी कौन कौन ग्रंथों की रचना हुई, तो उनमें क्या लिखा गया है और उनके लेखक कौन थे, ये सब सारी जानकारियां हमें गुप्त काल में जाननी है दोस्तों। और लास्ट और अंतिम है प्राचीन काल का दोस्तों गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल है दोस्तों, इसमें मोस्टली हमें जिस राजा को पढ़ना है उसका नाम है हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू साम्राज्य का, प्राचीन भारत में अगर गौर से देखेंगे तो मोस्टली हिंदुओं का ही शासन था। वो अंतिम जो हिंदू सम्राट हुए वो हर्षवर्धन हुए दोस्तों। अपने कार्यशैली के लिए जाने गए हैं, समाज सेवा के लिए जाने गए हैं, जिनको अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू काल का अकबर ऐसे के तौर पे भी अंतिम हिंदू राजा के तौर पे जाना जाता है। तो इस हर्षवर्धन के विभिन्न कार्यों को पढ़ना है, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या निर्माण करवाया है, किससे युद्ध किए हैं, ये सब दोस्तों। तो ये था आपका दोस्तों प्राचीन भारत का प्रॉपर सिलेबस, और किसमें क्या पढ़ना है संक्षिप्त में मैंने चर्चा की। हर टॉपिक का एक दो वीडियो अलग से बनेगा दोस्तों। चलिए अब आगे करते हैं दोस्तों, हम लोग दूसरे बिंदु पे चर्चा करते हैं, जिससे भी 5 प्रश्न आएंगे, 10 अंक के प्रश्न। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखिए दोस्तों, इसको मैं 3-4 खंडों में बांटा हूँ दोस्तों। आरंभिक मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। आरंभिक मध्यकाल में दोस्तों जो देखिए हमारे देश में जो अशोक के बाद जो, या हर्षवर्धन के बाद कह सकते हैं कि हर्षवर्धन का निधन 647 ईस्वी में हो गया दोस्तों। इसके निधन के बाद भारत छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों में बट गया, एकीकृत सत्ता हमारी कमजोर हो गई, है ना, जिसके कारण हमारे देश में इस्लामिक अटैक बढ़ गए। ठीक है, अब कौन कौन से इस्लामिक अटैक कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब जानकारियां हमें अर्जित करनी है। थोड़ा मैं सीक्वेंस में कुछ आक्रमणकारियों का नाम लिखा हूँ, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद गजनवी आया, फिर गौरी आया, फिर चंगेज खां आया, फिर तैमूर लंग आया। ये सब आक्रमणों को पढ़ना है कि ये कहाँ से आए, है ना, हमारे किस क्षेत्र में अटैक किए, किन्हें हराएं, ये जानकारियाँ हमें अर्जित करनी है। उनका सीक्वेंस क्या है, ऐसे जो लिखा हूँ वो सीक्वेंस ही है ना। उस समय हमारे आरंभिक मध्यकाल में हमारे कौन कौन से क्षेत्रीय राजा थे, क्योंकि मैंने बताया कि हर्षवर्धन के निधन के बाद हमारी एकीकृत सत्ता क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, बिखर कर रह गया था भारत। तो निश्चित रूप से, और दूसरा बिखरने के साथ साथ हम आपस में साम्राज्य अपने क्षेत्रों को लूटने के लिए की होड़ मची हुई थी, आधिपत्य जमाने की होड़ मची हुई थी। आई मीन आपस में हम लड़ भी रहे थे। ये लड़ाई जो आपसी संघर्ष हो रहा था वो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया है दोस्तों। कहा जाता है कि ये 200 सालों तक युद्ध चला था, पीढ़ी दर पीढ़ी है सो लड़ते चल रही थी। और जो शक्तिशाली साम्राज्य था जिसमें भारत का नेतृत्व करने की क्षमता था, वो मोस्टली चौहान, गढ़वाल ये सब थे, जिसको गौरी ने हरा दिया दोस्तों। तो आई मीन जो आरंभिक मध्यकाल में जो मुस्लिम अटैक हुए उस समय की स्थितियां क्या थी, तो उस समय हमारे जो क्षेत्रीय राजवंश थे वो आपस में लड़ रहे थे, और किन्हीं में अगर साम्राज्य को थोड़ा बहुत चलाने की क्षमता थी, उसको आगे चलकर गौरी ने, तराइन का पहला युद्ध, ऐसे उसमें गौरी की हार हुई थी। तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें चौहान वंश के महान राजा पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है, और साथ ही साथ
आगे चलकर 1194 में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को भी हराता है, जिसके बाद भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी द्वारा कर दी जाती है। ऐसे 1206 में उसका निधन हो जाता है, तो इस साम्राज्य का नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति करता है दोस्तों, उसका गुलाम करता है। और इसी दिल्ली सल्तनत में क्रमबद्ध रूप से 5 साम्राज्यों की स्थापना होती है दोस्तों। कितने साम्राज्यों की? 5 साम्राज्यों की स्थापना होती है। इन 5 साम्राज्यों में कौन कौन सा? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 से 1526 ईस्वी दोस्तों, जिसमें है गुलाम वंश जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दूसरा है खिलजी वंश जिसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा है तुगलक वंश जिसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। चौथा है सैयद वंश जिसका संस्थापक था खिज्र खान। और चौथा है लोदी वंश जिसका संस्थापक था बहलोल लोदी। तो इन साम्राज्यों को पढ़ना है दोस्तों, इन सल्तनतों को पढ़ना है। 5 सल्तनत में वंश में है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। कभी कभी क्रम भी पूछ देता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। सबके संस्थापकों का नाम मैंने लिया। और इसी लोदी वंश का अंतिम जो शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी, जिसको बाबर जो है दोस्तों सिकंदर लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर जो है दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है 1526 ईस्वी में, और दिल्ली सल्तनत का अंत करता है और मुगलिया सल्तनत की स्थापना करता है दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों, इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत में ही एक वंश, एक दक्षिण भारतीय एक साम्राज्य को ही पढ़ना है। तुगलक वंश के समय तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था, और एक बड़ा ही अच्छा शासक कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके साम्राज्य में, उसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में एक साम्राज्य स्थापित हुआ, एक हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य को ही पढ़ना है, जिसमें 4 वंश हुए हैं, संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश और अराविड़ वंश। इसी तुलु वंश में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय हुए दोस्तों। तो ये हमें कृष्णदेव राय को पढ़ना है, उनका सिस्टम के बारे में, उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, उनकी शासन पद्धति कैसी थी। इन्हीं के दरबार में है दोस्तों अष्ट दिग्गज रहते थे, है ना, ध्यान में रखेंगे। अष्ट दिग्गज रहते थे, उन्हें हमें जानना है। 8 तेलुगु कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता है। इन वंशों को पढ़ना है। इस साम्राज्य का भी अंत हो जाता है दोस्तों तालीकोटा के युद्ध से दोस्तों। और हाँ, आगे मैं बता रहा था कि लोदी वंश का अंतिम जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था, जिसको बाबर हराता है और मुगलिया सल्तनत की स्थापना करता है। अब मुगल वंश में देखिए दोस्तों, पूर्ववर्ती शासकों में किसे किसे पढ़ना है? तो बाबर वंशानुगत शासक था, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। एक शक्तिशाली शासक थे दोस्तों, जिन्होंने मुगल वंश की को व्यवस्थित रूप दिया, एक बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण करवाया है ना। ये तो इस समय हमारे देश में विदेशियों का, अंग्रेजों का अटैक उतना नहीं था, लेकिन उनको राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की क्षमता नहीं थी। और इसी क्रम में दोस्तों एक बार देखेंगे तो हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी कुछ समय तक शासन करता है। ऐसे उसके निधन के बाद उसके उत्तरवर्ती पुत्रों के द्वारा भी कुछ समय शासन किया गया, जिसमें नाम है इस्लाम शाह सूर, इब्राहिम शाह सूर, आदिल शाह सूर और सिकंदर शाह सूर। और फिर से हुमायूं आता है और सिकंदर शाह सूर को हराता है बैरम खां की मदद से और पुनः स्थापित करता है मुगल वंश। और हुमायूं के बाद फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और औरंगजेब के निधन 1707 में दोस्तों, जब औरंगजेब का निधन होता है दोस्तों, तब भारत में स्थापित हो जाता है अंग्रेजों का प्रभुत्व, धीरे धीरे स्थापित होने लगता है। क्योंकि उत्तरवर्ती मुगल शासक जितने थे, बहादुर शाह जफर से लेकर अंतिम शासक बहादुर शाह से लेकर अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी के नाम से भी जाना जाता है, सारे के सारे शासक अयोग्य थे दोस्तों, है ना। तो धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व इधर ही उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में स्थापित होना शुरू हो जाता है दोस्तों, और स्वतंत्र राज्यों का उद्भव जो होता है। लेकिन इसी क्रम में दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में ही दक्षिण तरफ महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी डालते हैं, है ना। मराठा साम्राज्य की नींव डालते हैं और एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य जो देशभक्तता से, हिंदवादी, कट्टर हिंदवादी प्रवृत्ति से, है ना, छापामार युद्ध में, गुरिल्ला युद्ध में अपनी निपुणता के लिए, ये सब सारी चीज़ों के लिए जाने जाते थे। और कई जगहों पर इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष भी किया है दोस्तों। और क्योंकि औरंगजेब के निधन के बाद तो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, वो तो अंग्रेजों से लड़ने में, खुद भोगविलासी वाला जीवन जीते थे, तो अंग्रेजों से लड़ने में अक्षम थे। बहुत सारे इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अंग्रेजों ने मुगलों से नहीं, मराठाओं से सत्ता छीनी है। तो हमें मराठा साम्राज्य को ही पढ़ना है, शिवाजी के बारे में भी कुछ जानकारियाँ अर्जित करनी है, क्योंकि इससे भी कभी कभी प्रश्न आते हैं दोस्तों, ध्यान में। इन्हीं के दरबार में
प्रधान थे। शिवाजी ने 8 बड़े योग्य मंत्रियों को अपने दरबार में रखा था, जो उनके कार्यों को देखते थे, प्रशासनिक से लेकर अनेकानेक कार्यों को देखते थे, जिनको अष्ट प्रधान कहा जाता था दोस्तों, ध्यान में रखें। जिसमें सबसे शक्तिशाली जो था, वो जो सबसे बड़ा पद था राजा के बाद, वो पेशवा का होता था। पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री का दोस्तों। तो हमें मराठाओं के बारे में जानना है। तो ये था दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें से हमें 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्नों को हम लोगों को पढ़ना है इतने सारे टॉपिकों से। अब बात लास्ट 5 प्रश्नों की बात करें दोस्तों, तो आधुनिक भारत से आएगा दोस्तों। और आधुनिक भारत में दोस्तों 5 प्रश्न जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो देखिए 4-5 बिंदुओं पर मैंने इसको बांटा है। आधुनिक भारत में सबसे पहले हमको पढ़ना है दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन में देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले कौन आया दोस्तों, तो उसकी बात हम करें तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ऐसे नहीं कि इतने ही यही 4 लोग आए हैं, और भी आए हैं, स्वीडिश, डेनिश, ये सब भी आए हैं। लेकिन सबसे बड़े बड़े जो व्यापारी थे, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, इन चारों की ही थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए दोस्तों। भारत में देखिए उत्तरवर्ती मुगल शासक के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे कैसे स्थापित होता है, इसकी मैं पृष्ठभूमि आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो आधुनिक भारत में देखिए, आधुनिक भारत में मोस्टली पढ़ा क्या जाता है, इस पर अगर आप बात करें, उन 5 बिंदुओं के अलावे अगर मैं एक ब्रीफ में आपको जानकारी दूँ तो आधुनिक भारत में दोस्तों 2 बातें पढ़ी जाती है। एक, भारत कैसे गुलाम हुआ, और दूसरा उस गुलामी से, उस परतंत्रता से कैसे हमें आज़ादी मिली है, ये पढ़नी है दोस्तों। I mean, गुलामी की, है ना, परतंत्रता की और स्वतंत्रता की कहानी पढ़नी है दोस्तों, कि कैसे हम गुलाम हुए, अंग्रेजों ने कैसे हमें गुलाम बनाया, और उस गुलामी से कैसे हमें आज़ादी मिली, कैसे हमें स्वच्छंदता मिली, और किन किन लोगों के बलिदानों से, किन किन लोगों के त्यागों से हमें आज़ादी मिली है दोस्तों। इसी कहानी को हमें पढ़ना है आधुनिक भारत में दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो हम गुलामी की कहानी कहाँ पढ़ें दोस्तों, तो देखिए गुलामी की जो कहानी है दोस्तों, यहाँ से मानी जाती है कि हाँ ये गुलामी वाली कहानी है। I mean, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो कौन कौन कंपनियां आई, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए। तो ये कब आए दोस्तों, है ना, इनकी कंपनी का क्या नाम था, इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ खुली, इनके आने का क्रम क्या था, इनकी कंपनी स्थापना होने का क्रम क्या था, ये सब सारी जानकारियां हमें अर्जित करनी है दोस्तों सबसे पहले। और देखिए दुनिया का हर कंपनी, हर व्यापारी महत्वाकांक्षी होता है, हर कोई महत्वाकांक्षी, आप भी महत्वाकांक्षी हैं, हम भी महत्वाकांक्षी हैं, सब लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। तो ये अपनी महत्वाकांक्षिता के लिए आपस में मतलब व्यापारिक संघर्ष पहले करना शुरू किए दोस्तों। व्यापारिक संघर्ष में देखिए पहला जो संघर्ष होता है पुर्तगाली और डच के बीच में होता है, जिसमें डचों की जीत होती है। फिर डच और अंग्रेजों के बीच में होगा संघर्ष, जिसमें अंग्रेजों की जीत होगी। और फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होगा, जिसमें अंततः जो जीतते हैं दोस्तों वो अंग्रेज जीतते हैं दोस्तों। तो अंग्रेज व्यापारिक रूप से भारत में शक्तिशाली हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। अब ये हमारे देश में चूँकि हमारे उत्तरवर्ती मुगल शासक थे तो कमज़ोर थे, तो फिर हमारे अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत करने लगे। तब हमारी राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक कमजोरी का फायदा ये उठाकर हमसे राजनीतिक भारत पे कब्जा करने के लिए, अपनी साम्राज्यवादी नीति को विस्तारित करने के लिए हमसे भी संघर्ष किए दोस्तों। एक 1757 इसमें प्लासी का युद्ध, जिसमें हमारे सबसे शक्तिशाली प्रांत बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज हराते हैं। और दूसरा 1764 में बक्सर का युद्ध, जिससे त्रिपुट दल को, है ना, हमारे अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम को हराते हैं अंग्रेज, जिस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध दोस्तों। यही 1757 और 1764 के युद्ध में दोस्तों हम लोगों के से राजनीतिक अंग्रेजों ने हमारे देश में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित की और धीरे धीरे देश को गुलाम बना लिया दोस्तों। 1764 से 1765 में एक 64 के युद्ध के बाद 1765 में एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। उसी 1765 से लेकर 1773 ईस्वी तक अप्रत्यक्ष रूप से, 72 ईस्वी तक अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने शासन किया। और 1773 से कंपनी को पूरा का पूरा शासन की बागडोर दे दी गई थी, जो अपने विभिन्न चार्टरों के माध्यम से 1857 ईस्वी तक शासन करती है दोस्तों। तो मैं जैसे ही बताया आपको कि 1773 से लेकर 1857 ईस्वी तक भारत में जो शासन हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ दोस्तों। और जो कंपनी का शासन था
वो कैसा था दोस्तों, तो वो था साम्राज्यवादी, है ना, आर्थिक दोहन करना। हमारे हम लोगों का जो संपत्ति है, जो पूरी दुनिया में भारत की छवि थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है, तो इस सोने की चिड़िया को है तो तोड़ना, इसको खोखला कर देना और पूरे अपने यूरोप को धन संपन्न बनाना। कहाँ से संपदा ले जाकर, भारत से ले जाकर दोस्तों। तो यही कंपनी ने जो शासन करना शुरू किया, हमारे समाज के क्षेत्र में सामाजिक शोषण किया, हमारा आर्थिक शोषण किया, हमारा राजनीतिक शोषण किया, हमारा धार्मिक शोषण किया, अनेकानेक हमारे सैनिकों का बहुत ही शोषण हुआ। तो इन विभिन्न शोषणों और अत्याचारों से एकाएक हम लोगों ने मिलकर एक विद्रोह कर दिया था दोस्तों, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। इस क्रांति को भी अंग्रेजों ने कुचल दिया, दमन कर दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर छीन ली गई और शासन की बागडोर दे दी गई ब्रिटिश संसद को। हमारे लिए जो पहले से नियम, हमारा जो शासन होता था पहले भारत में ही रह रही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से होता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो हमारे देश में जो शासन की शुरुआत हो गई वो ब्रिटिश क्राउन से हो गया, है ना, ब्रिटिश संसद से हो गया, वहीं से हमारे लिए रूरल रेगुलेशन बनने लगा दोस्तों। लेकिन अंग्रेज ही थे, ये भी गोरे ही थे, इनकी भी शासन और की नीति जो थी वो शोषणकारी ही थी। हाँ, एक बात अलग था कि पहले ये जो साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाते थे, लेकिन अब जो 1857 में जो हम लोगों ने क्रांति किया था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों हम लोगों ने मिलकर जो युद्ध किया था, उस एकता को इन्होंने धराशायी करने के लिए एक अलग से एक नीति चली जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो यही 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का बागडोर, साम्राज्यवादी नीति जरूर समाप्त होता है, लेकिन अंग्रेजी संसद, ब्रिटिश क्राउन का जो नियम भारत में आया, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो, ये लड़ जाएंगे तब तक जब तक के लड़ते रहेंगे तब तक हम इनका शासन करते रहेंगे, इन पर अत्याचार करते रहेंगे, आर्थिक शोषण हम इनका करते रहेंगे, क्योंकि इनको उसी से स्वतंत्रता, उन्हीं लड़ाई से सोचने की शक्ति नहीं उभरेगी, नहीं मिलेगी, तो ये हमें भारत से कैसे भगाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके से 1857 के बाद हमारे देश में अंग्रेजों का शासन, शोषण, जुल्म बढ़ते जाता है, हमारे ऊपर अत्याचार होते जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अन्य सभ्यताओं के संपर्क में आते हैं, दुनिया के संपर्क में आते हैं, नई नई सोचों का उद्भव होता है, नई नई साहित्यों को पढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन का दमनकारी नीति तेज हो जाता है, तब निश्चित रूप से कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, अति का अंत निश्चित रूप से होता है, कभी न कभी तो पाप का घड़ा निश्चित रूप से भरता है दोस्तों। तब जब इनका पाप का घड़ा भरता है तो भारत में अनेक क्रांतिकारियों का उद्भव होता है ना, अन्य नेताओं का उद्भव होता है, देश को, लोगों को जागरूक करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग का उद्भव होता है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का उद्भव होता है, और एक व्यवस्थित रूप से राजनीतिक पार्टी का उद्भव होता है जिसका नाम था भारतीय। ऐसे अनेकानेक पार्टियों का स्थापना होती है, लेकिन एक व्यवस्थित, एक दूरदृष्टिवादी सोच को लेकर, सबको एकजुटता के साथ जोड़ने को लेकर, भारत के सभी जाति धर्म के लोगों को जगाने को लेकर, अंग्रेजों के समक्ष अनुनय विनय प्रारंभिक दौर में अपनी बातों रखने को लेकर अगर कोई पार्टी व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू किया था तो वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों। निश्चित रूप से निस्संदेह भारत की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी गई वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले लड़ी गई दोस्तों। तो उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ना है, इसकी स्थापना किसने की, इसके कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए, और ये हर कॉन्फ्रेंस लगभग दिसंबर महीने में करते थे, कभी कभी अन्य समय में भी होता था। तो एक टारगेट बनाते थे, एक लक्ष्य बनाते थे कि आगामी 1 सालों तक हमें कौन कौन सी बातों को अंग्रेजों से मनवाना है, या किन किन मुद्दों के लिए जनसंघर्ष करना है, कौन कौन से कार्यक्रम करने हैं, लोगों में जन चेतना को कैसे जगाना है, वगैरह वगैरह अनेकानेक कार्यों को करते थे दोस्तों। और ये धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से देश में अपनी एक छवि, एक मजबूत छवि बनाई, लोगों के जनाधार को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा और संघर्ष के लिए तैयार किया दोस्तों। तो हमें कांग्रेस के अधिवेशनों को पढ़ना है दोस्तों। 1885 से लेकर 1947 तक कौन से कांग्रेस अधिवेशन में किन मांगों को रखा गया, क्या उद्देश्य था, उसकी अध्यक्षता किसने किया, कौन किया, और कौन कौन से एक्टिविटी हुई 1885 से लेकर 1947 तक। इससे अक्सर एक आध प्रश्न आते हैं दोस्तों परीक्षाओं में, ध्यान में रखेंगे। तो हमें कांग्रेस के बारे में जानना है, और कांग्रेस के बैनर तले आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जाने लगी दोस्तों, उसके बाद हमारे देश में शुरू होता है दोस्तों एक ऐसी महामानव का उद्भव होता है जो अपना लग्जरियस लाइफ, है ना, कह सकते हैं, त्याग कर दोस्तों आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ते हैं, है ना। गुजरात के, भारत के बड़े ही
विलक्षण प्रतिभा के महामानव महात्मा गांधी का उद्भव होता है, जो एक लंबे 2 दशकों के बाद दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और भारत में जन जन भारत की यात्रा करके, भारत के कोने कोने में भ्रमण करके लोगों भारत की स्थितियों को जानकर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं दोस्तों, जिन्होंने प्रारंभिक रूप पे छोटे स्तर पे आंदोलन करना, क्षेत्रीय स्तर पे आंदोलन करना शुरू किया, जिसमें से गांधी जी के 3 आंदोलनों को हम चरणबद्ध रूप से पढ़ते हैं, जिसमें पहला है चंपारण, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह बिहार में जो हुआ तिनकठिया प्रथा को लेकर, दूसरा अहमदाबाद आंदोलन दोस्तों जो गुजरात में हुआ प्लेग बोनस को लेकर, और तीसरा खेड़ा, ये भी गुजरात में है, ये हुआ लगान में छूट को लेकर दोस्तों। गांधी जी ने 3 क्षेत्रीय संघर्षों के दौर पे अपने प्रारंभिक भारत आगमन के समय जो आंदोलन चलाया, वो तीनों के तीनों क्षेत्रीय जो आंदोलन है दोस्तों, वो सक्सेसफुल होता है, सफल होता है दोस्तों। अब इसी सफलता को देखकर या गांधी ने अपने जो छोटे जो अस्त्र थे, जो सत्य, भूख हड़ताल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, ये सब जो उनके अस्त्र थे आंदोलनों के लिए, वो जब देखते हैं कि सफल हो जाता है, लोगों का जनाधार बढ़ चढ़कर मिलता है, तब आगे चलकर विभिन्न ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है दोस्तों कि गांधी ने चरणबद्ध रूप से अनेक आंदोलन किए, जिसमें से 3 बड़े ही मुख्य आंदोलन हुए। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों। तो इन्हीं 3 आंदोलनों को हम पढ़ेंगे, तीनों में से एक आध आंदोलन से निश्चित रूप से एक आध प्रश्न रहते हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। 1917 में चंपारण चला गांधी युग की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे गांधी जी के विभिन्न पक्षों को भी जानना है हमें, केवल आंदोलनों से प्रश्न नहीं आते, इनके जैसे इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची, इनकी बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता है नाम, इनका कौन क्या उपनाम दिया गांधी जी को, जैसे महात्मा कहते हैं, बापू कहते हैं, है ना, 1 मैन आर्मी कहते हैं, है ना, मलंग बाबा कहते हैं, फकीर कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं गांधी जी के, ये सब राष्ट्रपिता कहते हैं, ये सब कौन दिया, किन परिस्थितियों में दिया, ये सब से भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। और गांधी जी के कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि, माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या, पत्नी का कितने पुत्र थे, कौन गुरु थे, कौन राजनीतिक गुरु, कौन धार्मिक गुरु, ऐसे भी प्रश्न आता है। इनके पत्र पत्रिकाओं से जो प्रवास, इनका अफ्रीकी प्रवास 2 दशकों तक 21-22 सालों तक रहा, वहाँ उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी की, ये सबसे प्रश्न आता है दोस्तों। ये कांग्रेस से जुड़े तो आखिर कांग्रेस में कौन कौन से एक्टिविटी में कहाँ कहाँ ये भाग लिए, क्या कितने बार अध्यक्ष बने या न बने, कहाँ बने, ये सब प्रश्न आते हैं गांधी से। हाँ, तो गांधी के आंदोलनों पे मैं चर्चा कर रहा था, तो 3 क्षेत्रीय आंदोलन रहते हैं दोस्तों, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तीनों सफल हो जाते हैं। तब आगे चलकर गांधी जी 1919 ईस्वी में एक रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू करते हैं, खिलाफत भी शुरू करते हैं, और आगे चलकर जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया है दोस्तों 1920 में, उसका नाम था असहयोग दोस्तों। गांधी जी ने जब भारत आते हैं उस समय प्रारंभिक चरण में तो अंग्रेजों का फर्स्ट वर्ल्ड वार में मदद भी किए थे, घूम घूम कर युवाओं को प्रेरित किए थे, बहुत किए थे सहयोग, लेकिन जब इनकी शोषणकारी नीति को गांधी जी देखें, 1919 में एक विध्वंसक घटना को अंग्रेजों ने अंजाम दिया था, जालियांवाला हत्याकांड। इसके बाद गांधी जी का अंग्रेजों के प्रति जो प्रेम था, जो भक्तिता था, उससे मोह भंग होता है और कह दिए गांधी कि बहुत किया तुम्हारा सहयोग, अब करेंगे असहयोग। तब 1920 में गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो लोगों को पहली बार एकजुट करके पहला जो राष्ट्रीय जन आंदोलन चलाया, उसका नाम था असहयोग। ऐसे 20 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन चलता है दोस्तों, लेकिन एक बड़ा ही भीषण विध्वंसक घटना है ना के कारण इस आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं, जिस घटना का नाम था चौरी चौरा कांड दोस्तों। 1922 में, फरवरी 1922 को एक घटना घटती है जिसमें 19-20 पुलिसकर्मियों की हत्या भारतीयों के द्वारा कर दी जाती है। इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं, लेकिन पुनः 1930 में लोगों को एकजुट कर विभिन्न परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है कि अब है सो असहयोग नहीं, अब स्वतंत्रता की मांगों को लेकर 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये स्वतंत्रता के लिए था, ये आज़ादी के लिए था। गांधी जी ने इस उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था दोस्तों, है ना। तो 1930 से लेकर 34 तक ये भी आंदोलन चलता है। बहुत सारी गतिविधियां इस समय घटती है। याद रखेंगे, देश की आज़ादी के लिए सभी आंदोलन इंपॉर्टेंट है, लेकिन छात्रों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आंदोलन है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस समय इतनी सारी घटनाएं घटी हैं
कि प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो 30 से 34 में आप याद रख लेंगे, जो भी घटनाएं घटी हैं चरणबद्ध रूप से उसको पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। 30 से 34 तक गांधी जी आंदोलन करते हैं। ये भी इस समय भी हमें आज़ादी नहीं मिलती है, लेकिन तात्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आते आते 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व में छिड़ जाता है और 1942 आते आते हम लोगों ने अंग्रेजों से एक ऐसी आर पार की लड़ाई लड़ी जिसका गांधी जी ने नाम दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो 1942 में दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में, लोगों के नेतृत्व में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। 1942 में आंदोलन चलता है, बड़े लंबे समय तक सब लोगों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के बाद सब बड़े नेताओं को कैद कर लिया जाता है ना। सारे के सारे गांधी जी भी जेल में चले जाते हैं, यहाँ तक कि गांधी की पत्नी कस्तूरबा, उनके निजी सेक्रेटरी महादेव देसाई का वहीं निधन भी हो जाता है पूना के आगा खां पैलेस में। सारे के सारे नेता जेल में बंद हो जाते हैं, लेकिन यह अपने आप आंदोलन चल पड़ता है। अंग्रेजों ने इतना शोषण, अत्याचार, जुल्म मचाया हमारे देश में कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन चल पड़ा। बिना नेता के आंदोलन हमारे देश में चला है, जिस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतः स्फूर्त आंदोलन, है ना। ये आंदोलन में अहिंसा के साथ साथ हिंसा भी चरम पर था दोस्तों। लोगों में ऐसा रोष पनपा दोस्तों, नेताओं को चूंकि इन्होंने कैद कर लिया था और हमारे देश में जो सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे देश में विदेशी खतरा भी मंडरा रहा था, तो जन जन तक लोगों में अंग्रेजों को भारत से भगाने की एक होड़ मची हुई थी। इसी समय हमारे देश में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी सुभाष चंद्र बोस ने भी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत से अंग्रेजों को भगाने का कार्य किया था। इन्होंने भी भारत में बहुत सारी गतिविधियों को विदेशी शक्तियों से मिलकर हमारे देश में आज़ादी में बड़ी ही महती भूमिका निभाई थी दोस्तों। उनका भी देश की आज़ादी में बड़ा ही, चाहे आप आज़ाद हिंद फौज की बात कर ले, आज़ाद हिंद सरकार की बात कर ले, ये सब गतिविधियों में सुभाष चंद्र बोस का योगदान है सो अतुल्य योगदान था। उनका भी हमारे देश की आज़ादी में उतना ही योगदान है जितना अन्य नेताओं का है दोस्तों। तो इस तरीके से हम सुभाष चंद्र बोस को भी देखेंगे, इसमें गांधी जी को भी देखेंगे। और 1942 की ललकार के बाद 1947 में तक लगभग 4-5 सालों तक कुछ ऐसी गतिविधियां घटती हैं, ऐसे माहौल बनते हैं कि 1947 आते आते अंग्रेजों को मजबूरन देश से, भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता है दोस्तों, है ना। और 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई थी, कुछ हमारे देश में अंग्रेजों ने ऐसा माहौल क्रिएट करके गया कि अंततः हमें भारत को 2 टुकड़े भी करने पड़े। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का उद्भव हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। मतलब देश के 2 हिस्से भी बन गए दोस्तों। तो यही तक हमें 47 तक ही कहानी पढ़नी है दोस्तों, जिसमें मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो फैक्ट कह सकते हैं वो कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है दोस्तों। लेकिन चूंकि हमें पढ़ना तो सब है, क्योंकि तीनों का जो नंबर है वो बराबर है, 5-5 अंक तीनों से आएंगे दोस्तों। तो ये एक मैं ब्रीफ आप लोगों को बता रहा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक पत्र में जो प्रथम खंड है भारत का इतिहास, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे चरणबद्ध रूप से हमें पढ़नी है। तो अगला जो हमारा जो वीडियो रहेगा दोस्तों, वो हम लोगों को एक टॉपिक से हम 2 टॉपिक हम प्रयास करेंगे कि चरणबद्ध रूप से पढ़ें और हम लोग 15 प्रश्नों को सॉल्व करें, 30 अंक लाने का प्रयास करें दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।